जो चले गए तो होगी बड़ी खराबी, तुम जो चले गए तो होगी बड़ी खराबी, तुझे दिल में बंद करके दरिया में फेंक दूं चाबी। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब एकदम शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे। तो चलिए देर किस बात की, फटाफट अपना कॉपी पेन निकालिए और मेरे साथ चीजों को साझा करना शुरू कर दीजिए। आज का हमारा टॉपिक है, हमारा विषय है उत्तर प्रदेश में कला एवं संस्कृति। उत्तर प्रदेश में कला एवं संस्कृति की यदि हम बात करें तो यहाँ से हम जानेंगे किन किन चीजों को। सबसे पहले हम जानेंगे कि वह कौन कौन से व्यक्ति हैं जो कला के क्षेत्र में जाने जाते हैं, जिनसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनके बारे में जाना जाता है कि संगीत के क्षेत्र में बताइए कौन तबला वादक है, कौन सरोद वादक है, या कह सकते हैं कौन सितार वादक है। फिर यहाँ से घरानों के बारे में पूछा जाता है कि बताइए लखनऊ घराना, बनारस घराना, आगरा घराना, अतरौली घराना। इनसे क्या क्या महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, इनके बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे। और फिर साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि उत्तर प्रदेश के कौन से लोक नृत्य है, कौन से लोक नाट्य है और कौन से लोकगीत है। ठीक है। फिर साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि उत्तर प्रदेश के कौन कौन से मेले कहाँ पर लगते हैं। तो चलिए इन सारी चीजों को जानने के लिए हम शुरुआत करते हैं आज उत्तर प्रदेश में कला एवं संस्कृति को। यदि हम बात करें संपूर्ण भारत की, तो संपूर्ण भारत में उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल काफी देखने के लिए मिलता है। और आपको ज्ञात भी होगा कि वर्तमान समय में जनसंख्या के आधार पर उत्तर प्रदेश जो है भारत का सबसे बड़ा राज्य है। लेकिन यदि हम बात करें पहले समय की, तो संपूर्ण भारत का कला एवं संस्कृति का प्रमुख केंद्र रहा है उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश से क्या क्या महत्वपूर्ण प्रश्न कला एवं संस्कृति के बारे में बनते हैं, उनको हम जान लेते हैं। तो पहला प्रश्न हम यही लिख लेते हैं कि संपूर्ण भारत में कला एवं संस्कृति का प्रमुख केंद्र रहा है उत्तर प्रदेश। संपूर्ण भारत में कला एवं संस्कृति कला एवं संस्कृति का प्रमुख केंद्र रहा है। कौन रहा है? उत्तर प्रदेश। ठीक है, हेडिंग तो उत्तर प्रदेश डाल ही दिया है, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पर इसको यूपी करके लिख दिया। अब इस कला एवं संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश में स्थापना की गई। और स्थापना की यदि हम बात करें तो भैया संस्कृति विभाग की स्थापना की गई। यानी कला एवं संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए और प्रदेश की छवि को बनाए रखने के लिए स्थापना की गई संस्कृति विभाग की। और ये स्थापना की गई थी 1957 में। कब? 1957 में। तो हम इसको लिख लेते हैं कि संस्कृति विभाग की स्थापना की गई। और ये स्थापना जो की गई थी, ये की गई थी 1957 में। साथ ही साथ इसके साथ एक और स्थापना की गई, और उस स्थापना की यदि हम बात करें तो वह आया था लोक कला संग्रहालय। इसी के साथ लोक कला संग्रहालय की स्थापना की गई, और यह स्थापना की गई उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। लोक कला संग्रहालय, लोक कला संग्रहालय की स्थापना, और ये स्थापना जो की गई, ये कहाँ की गई? लखनऊ में। फिर एक और महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से हमारा ये बन जाता है कि भैया ये बताइए कि प्रदेश में कौन कौन से महत्वपूर्ण सांस्कृतिक क्षेत्र हैं। सांस्कृतिक क्षेत्र का मतलब जहां पर इन कला एवं संस्कृति को विशेष दर्जा दिया गया है और विशेष रूप से यहाँ से किसी न किसी व्यक्ति का संबंध पूछा जाता है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि प्रदेश में सांस्कृतिक क्षेत्र कौन कौन से, जैसा आपका अवध हो गया, ब्रज हो गया, भोजपुरी हो गया, रुहेलखंड हो गया और बुंदेलखंड हो गया। तो इसको भी हम लिख लेते हैं कि प्रदेश में
सांस्कृतिक क्षेत्र, और वो कौन कौन से हैं? ब्रज क्षेत्र, अवध क्षेत्र, भोजपुरी क्षेत्र, फिर रुहेलखंड क्षेत्र, फिर बुंदेलखंड क्षेत्र। बुंदेलखंड क्षेत्र, तो ये महत्वपूर्ण क्षेत्र है जो कला एवं संस्कृति के लिए जाने जाते हैं। फिर यदि हम बात करें तो इसके बाद इन क्षेत्रों के आधार पर, जैसे ब्रज क्षेत्र हो गया, अवध क्षेत्र हो गया, भोजपुरी क्षेत्र हो गया, रुहेलखंड और बुंदेलखंड क्षेत्र हो गया, तो इन क्षेत्रों के आधार पर क्षेत्रीय संस्कृतियों की स्थापना की गई। और इस स्थापना की यदि हम बात करें तो 1996 में की गई। हम इसको भी नोट करके यहाँ पर लिख लेते हैं क्या, कि क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्रों की स्थापना, क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्रों की स्थापना। और ये स्थापना जो की गई, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था, 1996 में, यानी 1996 में की गई। इसके बाद यदि हम बात करें तो एक प्रश्न ये मिलता है कि प्रदेश की कला एवं संस्कृति के जो प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं, प्राचीन स्रोत मिलते हैं, या हम कहते हैं कि प्राचीन प्रमाण जो मिलते हैं, वो उत्तर वैदिक काल के वेद सामवेद से मिलते हैं। और सामवेद की यदि हम बात करें तो सामवेद को संगीत का जनक कहा जाता है। वेदों की संख्या 4 होती है, और इन चारों वेदों में सबसे प्राचीन वेद जो माना जाता है वो ऋग्वेद को माना जाता है। लेकिन हम बात कर रहे हैं यहाँ पर सामवेद की। वैदिक काल में ऋग्वेद की रचना हुई, और बाकी जो 3 वेद बच जाते हैं, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद, इनकी रचना हो जाती है उत्तर वैदिक काल में। तो उत्तर वैदिक काल में रचना हुई सामवेद की, और सामवेद को संगीत का जनक माना जाता है। और यहीं से प्रदेश की कला एवं संस्कृति के प्राचीनतम साक्ष्य या प्रमाण देखने के लिए मिलते हैं। तो चलिए इस तथ्य को भी यहाँ पर साझा कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में कला का विकास का प्राचीनतम प्रमाण सामवेद में देखने को मिलता है। सामवेद में देखने को मिलता है। ठीक है दोस्तों, फिर यहाँ से हम बात करते हैं कि आगे और क्या क्या महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे बनते हैं। आगे महत्वपूर्ण प्रश्नों की यदि हम बात करें तो भरत मुनि की एक रचना है जिसको बोलते हैं नाट्य शास्त्र। तो भरत मुनि की रचना नाट्य शास्त्र की यदि हम बात करें तो इस नाट्य शास्त्र को संगीत का बाइबल कहा जाता है। नाट्य शास्त्र को संगीत का बाइबल कहा जाता है, और नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है? भरत मुनि। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूं नाट्य शास्त्र, और इसके लेखक भरत मुनि। ठीक है, लेखक कौन है? भरत मुनि। और इसको संगीत का बाइबल कहा जाता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। फिर हम बात करते हैं आगे क्या और क्या क्या महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे परीक्षा की दृष्टि से यहाँ पर बन सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि उत्तर प्रदेश के कौन कौन से प्रमुख संगीतज्ञ हैं। संगीतज्ञ का मतलब यह है संगीत को बजाना या किसी न किसी वाद्य यंत्र को बजाना। जैसे हम बात करते हैं कि जब भारत में मुगल साम्राज्य अस्तित्व में था तो मुगल साम्राज्य का अंतर्गत एक शासक हुआ जिसका नाम था अकबर। और उस अकबर बादशाह की यदि हम बात करें तो वह नगाड़ा बजाता था, जो अक्सर रामलीला या नौटंकी में हमें देखने के लिए मिलता था। तो नगाड़ा कौन बजाता है, यानी एक संगीत के अंतर्गत आ गया, तो वह संगीतज्ञ कहलाया। तो उत्तर प्रदेश के प्रमुख संगीतज्ञ, इधर लिखा हमने वादक का नाम कि वह क्या चीज बजाता है,
और इधर लिखा व्यक्ति का नाम। तो यहाँ से अक्सर पूछ ले आता है, क्या पूछेगा आपसे, सीधा सीधा पूछ लेगा। जैसे हम बात करते हैं कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किसके लिए प्रसिद्ध थे या किस वाद्य यंत्र को बजाते थे, तो ये शहनाई वादक थे, ये शहनाई बजाते थे। बहुत ही नहीं लंबी लंबी फूंकू वगैरह करती। तो हम बात कर रहे हैं वादक और इधर व्यक्ति, यानी सितार वादक पंडित रविशंकर, पंडित शंकर या रविशंकर। बांसुरी वादक पंडित हरिप्रसाद चौरसिया, ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है सारे। तबला वादक राम सहाय, किशन महाराज, शरद महाराज और कंठे महाराज, ये क्या बजाते थे, तबला बजाते थे। सारंगी वादक पंडित गोपाल जी मिश्र, ये क्या बजाते थे, सारंगी बजाते थे। आगे शहनाई वादक यानी उस्ताद बिस्मिल्लाह खां क्या बजाते थे, शहनाई, और शहनाई के लिए ही ये प्रसिद्ध थे। वायलिन, वायलिन वादक जो थे वो कौन थे, ओंकार नाथ ठाकुर। आगे यदि हम बात करें तो थोड़ी सी बात अमीर खुसरो के बारे में कर लेते हैं कि अमीर खुसरो जो थे वो मध्यकालीन भारत के संगीतज्ञ थे, या कह सकते हैं मध्यकालीन भारत में ये रहे। यदि हम बात करें तो बलवन के पुत्र से लेकर के कई शासकों का शासनकाल इन्होंने देखा। इनका जन्म 1223 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के अंदर एक जिला पड़ता है कासगंज, और कासगंज जिले के अंदर एक गांव पड़ता है पटियाली, वहां पर इनका जन्म हुआ था। और इन्होंने किन शैलियों का प्रचलन किया, उन शैलियों की यदि हम बात करें तो ईरानी शैली की तरह इन्होंने कव्वाली, तराना, नक्शेगुल, ध्रुपद गायन शैली और ख्याल गायन शैली का प्रचलन किया। और यदि हम बात करें यहाँ से कि जो अमीर खुसरो है इनके पौत्र यानी पोता जिसको हम बोल देते हैं, इनका अमीर खुसरो के पौत्र जिनका नाम था मसीद खां, इन्होंने सितार की वादन शैली का प्रचलन किया था। अब हम बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश से संबंधित प्रमुख घरानों की, के प्रमुख घराने कौन कौन से। जैसे हम बात करेंगे आगरा घराने की, लखनऊ घराने की, इटावा घराने की और बनारस घराने की। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसके बाद चलते हैं हम लखनऊ के उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध घरानों की, और कौन सा घराना किस व्यक्ति से संबंधित है, यहाँ से प्रश्न पूछ लिया जाएगा। यदि हम बात करें तो किसी व्यक्ति का नाम दे देगा और पूछ लेगा बताइए इसका संबंध किस घराने से था। अब पहले तो हम यही समझ लें कि घराना क्या होता है। तो घराने का सीधा सीधा तात्पर्य यह है कि पहले जो राजा महाराजा या नवाब लोग हुआ करते थे तो उनका दरबार लगता था, और दरबार में क्या होता था, संगीत बजाया जाता था। और जब संगीत बजेगा तो किसी न किसी रूप में किसी न किसी चीज को गाया भी जाएगा। तो वहां पर जो व्यक्ति रहते थे तो उस दरबार में जहां पर ये संगीत की सभाएं लगती थी उसको घराना बोलते थे, या उस राजा के दरबार में रहने पर उसको क्या बोलते थे, घराना बोलते थे। और कौन व्यक्ति किस घराने से संबंधित है यही प्रश्न यहाँ से पूछा जाता। तो इसका स्क्रीनशॉट लो और चलते हैं हम आगे। उत्तर प्रदेश के प्रमुख घराने, और प्रमुख घरानों की यदि हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं आगरा घराने की। आगरा घराने का मतलब क्या है कि आगरा के अंदर जो राजा महाराजा हुए या उनके बाद, उनकी समाप्ति के बाद भी जो लोक कथाएं या लोक गीत या जो वादक हुए हैं या जो संगीतज्ञ हुए हैं तो वो आगे बढ़ते ही चले गए। तो उनसे संबंध, उनका जो संबंध था वो आगरा घराने से था। हम बात कर रहे हैं कि जो उत्तर प्रदेश के प्रमुख घराने हैं उसमें हमने पहले नंबर पर लिया आगरा घराना। आगरा घराने की यदि हम बात करें तो ये मुगल काल में एक प्रमुख और बड़ा केंद्र था संगीत के क्षेत्र में। यदि हम बात करें तो आपको ज्ञात होगा कि आप अकबर की बात ले लीजिए। जो अकबर बादशाह हुआ था, मुगल साम्राज्य का एक बादशाह था अकबर। तो अकबर के दरबार में नवरत्न रहते थे, और उन नवरत्नों में एक संगीतज्ञ तानसेन भी थे। तो जो राजा महाराजा होते थे इन्हें संगीत सुनने का बहुत ही ज्यादा शौक हुआ करता था। तो इस दृष्टि से हम कह सकते हैं कि जो आगरा घराना है वो मुगल काल से बड़ा और प्रमुख केंद्र बनता चला गया। आगरा घराने का जो सूत्रपात किया था यानी जिन्होंने उत्पत्ति की थी आगरा घराने की, उनका नाम था श्याम रंगा व सरस रंगा।
लेकिन कुछ लोगों का मानना यह है कि आगरा घराने की जो उत्पत्ति की थी वो अलकदास एवं मलूकदास के द्वारा की गई थी। तो आपने याद रखना है कि परीक्षा में या तो इनको पूछेगा या इनको पूछेगा, जबकि ज्यादा जो है अलकदास और मलूकदास को पूछता है कि आगरा घराने की उत्पत्ति किसने की, मलूकदास और अलकदास। तो साथ में इनको भी याद रखना है क्योंकि कई पुस्तकों में इनका नाम भी मिलता है। आगे हम बात करते हैं कि जो आगरा घराना था ये किस चीज के लिए प्रसिद्ध था। तो ये प्रसिद्ध था ख्याल गायन एवं ठुमरी गायन के लिए, यानी आगरा घराने में ख्याल गायन एवं ठुमरी गायन की प्रधानता थी। दूसरी बात, आगरा घराने के जो प्रसिद्ध वादक थे या गायक थे उनका नाम मोहम्मद खां, रहमत खां, शेर खां और गुलाम अब्बास था। अगले घराने की यदि हम बात करें तो वह है हमारा अतरौली घराना। अतरौली घराना, अतरौली की यदि हम बात करें तो उत्तर प्रदेश का एक जिला है जिसका नाम है अलीगढ़, वहां पर एक क्षेत्र पड़ता है जिसको हम बोलते हैं अतरौली। और ये जो अतरौली घराना है, इस घराने का जो संबंध था वो जूनागढ़ रियासत से था। यदि इतिहास की हम बात करें तो वहां पर जूनागढ़ रियासत को हमें देखने मिलता नहीं। तो आप जब भारतीय संविधान पढ़ेंगे या पढ़ा होगा तो उसमें जूनागढ़ देशी रियासतों का एकीकरण सरदार वल्लभ भाई पटेल, अब आप समझ गए होंगे। तो जो अतरौली घराना है इसका जो संस्थापक माना जाता है तो वो दो भाई थे, काले खां और चांद खां। ये क्या थे, दोनों भाई थे। लिख लेना यहाँ पर भाई, मैं लिख देता हूँ भाई। तो काले खां और चांद खां, इन दोनों भाइयों ने स्थापना की थी किसकी, अतरौली घराने की, जो अलीगढ़ क्षेत्र में पड़ता है, जूनागढ़ रियासत के अंतर्गत आता था। फिर अगले प्रश्न की यदि हम बात करें तो अतरौली घराने के जो गायक थे प्रमुख, उनमें थे भूपत खां, इमाम खां, ये अलग नाम है, फिर गुलाम खां और दौलत खां। तीसरे नंबर पर जो घराना आता है इटावा घराना। इटावा घराने की यदि हम बात करें तो इसको एक और नाम से पुकारा जाता है जिसको हम बोलते हैं गोरीपुरा घराना। तो गोरीपुरा घराना कहे या इटावा घराना कहे, बात एक ही है। इटावा घराना जो प्रसिद्ध था वो था संगीत वादन के लिए प्रसिद्ध था, आज भी प्रसिद्ध है संगीत वादन के लिए, संगीत के लिए, सॉरी सितार वादन, सितार नहीं होता जो सितार बजाया जाता है, तो सितार वादन के लिए प्रसिद्ध है। फिर यदि हम बात करें कि इटावा घराने के जो वादक थे वो इनायत खां, इमदाद खां और ध्रुव तारा जोशी। फिर इसके साथ साथ एक नाम और आ जाता है ख्वाजा बख्श श्रेष्ठ। ख्वाजा बख्श श्रेष्ठ की यदि हम बात करें तो इनके लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन ये बनता है, जब दिल्ली दरबार की समाप्ति हो जाती है या होती है तो जो अंतिम मुगल सम्राट होते हैं बहादुर शाह जफर, तो ये उसके दरबार में भी रहे थे। कौन, ख्वाजा बख्श श्रेष्ठ। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसके बाद चलते हैं हम अगले घराने की ओर, और अगला घराना हमारा इलाहाबाद घराना। इलाहाबाद घराने की यदि हम बात करें तो इलाहाबाद घराना यानी इलाहाबाद जो है, जिसको पहले प्रयागराज बोलते थे, फिर इलाहाबाद, और वर्तमान में फिर हम इसको प्रयागराज बोलते हैं। तो इलाहाबाद जो है उत्तर प्रदेश का एक जिला है। तो इलाहाबाद घराने की यदि हम बात करें तो वैसे तो ये कोई घराना नहीं है, लेकिन यहाँ पर फिर भी प्रसिद्ध कुछ विभूतियां यानी प्रसिद्ध लोग जो संगीत और गायन से संबंधित थे वो रहते थे। तो उनके रहने के आधार पर कभी कभी इसको इलाहाबाद घराना कह दिया जाता है, लेकिन ये विशेष रूप से कोई इलाहाबाद जो है घराना नहीं था। यहाँ कोई घराना नहीं था, फिर भी यहाँ कोई कई विभूतियां रही, जैसे हरि प्रसाद चौरसिया। देखिए अभी हम जान के आए कि हरि प्रसाद चौरसिया, और आपको बताना है कि इनका संबंध किस वाद्य यंत्र से है। आपके लिए मेरा चैलेंज है कि आपको बताना है कि इनका संबंध किससे, बांसुरी से, तबले से, शहनाई से, किससे है। फिर रघुनाथ सेठ, ये बांसुरी वादक, इलाहाबाद में ही रहते थे। लाल जी तबला वादक, नजीर खां सारंगी वादक, बनवारी लाल सितार वादक, और जानकी बाई जिन्हें छप्पन छुरी के नाम से जाना जाता था, और ये इलाहाबाद घराने की शान थी। कौन, जानकी बाई, या इनका इन्हें कहते थे छप्पन छुरी, इलाहाबाद घराने की शान थी। अगले घराने की यदि हम बात करें तो वह है किराना।
किराना घराना और किराना तहसील भी है मुजफ्फरनगर में। किराना घराने के जो संस्थापक हैं उनका नाम है उस्ताद बंदे अली खां, उस्ताद बंदे अली खां। और यदि हम बात करें तो दक्षिण भारत में हिंदुस्तानी शैली को अब्दुल करीम खान ने लोकप्रिय बनाया था। दक्षिण भारत में अब्दुल करीम खान ने हिंदुस्तानी शैली को लोकप्रिय बनाया था। अब यहाँ से जो किराना घराना है इसके अंतर्गत एक विशेष व्यक्ति का नाम मिलता है जिसको बोलते हैं गंगूबाई हंगल। गंगूबाई हंगल को वर्ष 2002 में पद्म विभूषण दिया गया शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में। शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में वर्ष 2002 में पद्म विभूषण दिया गया गंगूबाई हंगल को। और यदि हम बात करें कि किराना घराने से संबंधित कौन कौन से संगीतकार थे तो उनमें नाम आ जाता है वहीद खां, करीम खां, बाबू मान, भीमसेन जोशी और राम भाऊ आदि। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो, आगे चलते हैं कौन कौन से घराने। देखिए ये मैं इन चीजों को लिख यहाँ पे यूं रहा हूं कि वीडियो ज्यादा लंबा ना हो। यदि मैं लिखूंगा तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं जो है आपको यहाँ पर लिख करके बता रहा हूँ, तो नोट करते रहो आप। लेकिन एक बहुत ही जरूरी महत्वपूर्ण बात, यदि आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज, मैं आपसे ये विनती करता हूँ। साथ में बेल आइकन का बटन भी दबाएं जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। लाइक करो या मत करो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों को शेयर करो। जितने आपके फोन में ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, फेसबुक है, सब पर शेयर कर दो, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट लो फटाफट, आगे चलते हैं। अगले घराने की यदि हम बात करें तो वह है बनारस घराना। बनारस घराने से क्या क्या महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। यहाँ पर ठुमरी, ठप, ख्याल, गायकी, कजरी, चैती, भजन और गजल आदि का गायन किया जाता था। फिर यदि हम बात करें कि जो बनारस घराना था इससे संबंधित प्रमुख संगीतकार कौन कौन से थे। पंडित दिलराम मिश्र, शिवदास प्रयागजी, ठाकुर दयाल, मनोहर मिश्र और राजन साजन। और यदि हम बात करें बनारस घराने की तो यहाँ पर गायिका भी रहती थी, यानी महिलाएं, जिनमें विद्याधरी, छोटी मैना, बड़ी मैना, मोती केसर, गोहर और रसूल बाई, ठीक है। तो ये बनारस घराने से संबंधित व्यक्ति हैं जिनके बारे में पूछा जाता है। सीधा सीधा पूछ लेता है क्या कि शिवदास प्रयाग जी का संबंध किस घराने से, तो बनारस घराने से। और कई लोग लगा देते हैं इसको इलाहाबाद घराना, क्योंकि इलाहाबाद को ही हम प्रयागराज बोलते हैं और इनके नाम में है शिवदास प्रयाग जी, ठीक है। कंफ्यूज मत होना। अगले घराने की हम बात करें भिंडी बाजार घराना, यानी मुरादाबाद से संबंधित ये घराना था जो मुरादाबाद जिला पड़ता है। तो यहाँ पर छज्जू खान, नजीर खान और खादिम हुसैन खान ये रहते थे। लेकिन ये यहाँ को छोड़कर, मुरादाबाद जगह को छोड़कर ये मुंबई के भिंडी बाजार में जाकर बसे, इसलिए भिंडी बाजार घराना कहलाया। और यदि हम बात करें जो लता मंगेशकर थी जिनका हाल फिलहाल में निधन हो गया है, तो लता मंगेशकर का संबंध इसी भिंडी बाजार घराने से था। और लता मंगेशकर के जो गुरु थे, जो उस्ताद थे, उनका नाम था अली खां। अब यदि हम बात करें तो एक लास्ट बात और, उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कथक के बारे में और थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। तो आप इसका फटाफट स्क्रीनशॉट लो और उसके बाद चलते हैं आगे। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश का एक शास्त्रीय नृत्य है जिसको बोलते हैं कथक। तो यहाँ से एक तो प्रश्न ये पूछा जाता है कि बताइए उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा, कथक, या आपको 4 राज्यों के नाम दे देगा, पूछ लेगा कथक का संबंध किस राज्य से है। तो हम बात करते हैं कि कथक का जो विकास हुआ था वो सबसे पहले मंदिरों के पुजारियों के द्वारा हुआ था, यानी पुजारियों का जो वाद संवाद होता था उसके द्वारा। बाद में यदि हम बात करें तो बाजिद अली शाह जो अवध के नवाब थे, उनके दरबार से इसका प्रारंभ हुआ। किसका, कथक का, तो दरबार से। फिर हम बात करते हैं कि जो कथक नृत्य है, इस कथक नृत्य का जो प्रमुख केंद्र है वो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है।
कथक नृत्य की यदि हम बात करें कि इसका पिता किसे कहा जाता है या जिसको हम जन्मदाता बोल देते हैं, तो उन्नायक ठाकुर प्रसाद कथक नृत्य के पिता या जन्मदाता कहे जाते हैं। अगला प्रश्न ये बनता है कि जो कथक नृत्य है ना, इसमें बिंदादिन ये कौन है? इससे संबंधित एक व्यक्ति है, ये नृतक है। तो बिंदादिन ने कथक में ठुमरी गायन का प्रवेश कराया था। और महत्वपूर्ण प्रश्न कथक से क्या क्या बनते हैं कि 20वीं सदी में जो विशेष योगदान रहा वो रहा लीला सोखे का। 20वीं सदी में कथक के क्षेत्र में विशेष योगदान लीला सोखे का रहा, जिसको मेनका के नाम से जाना जाता है। फिर यदि हम बात करें तो कथक के क्षेत्र में प्रदेश में 4 स्नातक की डिग्रियां, यानी स्नातक की डिग्रियां 4 संस्थानों से दी जाती हैं। प्रदेश में 4 संस्थानों द्वारा कथक स्नातक की डिग्री दी जाती है। पहला नाम बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, ये कहां पर पड़ता है? बनारस में पड़ता है, वाराणसी में। आगरा विश्वविद्यालय द्वारा, कहां पड़ता है? आगरा में। फिर भातखंडे संगीत संस्थान, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो भातखंडे संगीत संस्थान है ये कहां पर है? लखनऊ। इसके द्वारा कथक की स्नातक की डिग्री दी जाती है। और चौथा है राष्ट्रीय कथक संस्थान लखनऊ, इसके द्वारा जो है कथक की स्नातक की डिग्री दी जाती है। कल हम बात करेंगे अगली वीडियो में उत्तर प्रदेश के लोक गीतों के बारे में, लोक नृत्यों के बारे में, उत्तर प्रदेश के मेलों के बारे में। तो मैं समझता हूं, आई होप कि आपकी समझ में काफी अच्छे तरीके से आ गया होगा। यदि नहीं समझ में आया तो वीडियो को दोबारा देखिएगा, आपकी समझ में आ जाएगा। और फिर वही लाइक नहीं चाहिए मुझे सिर्फ आपका एक सब्सक्राइब चाहिए। और आपने सब्सक्राइब किया है तो ठीक अपने दोस्तों से बोलो कि वो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और मुझे उम्मीद है कि आपने तो सब्सक्राइब कर ही दिया होगा। तो कल फिर मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए अपनी जिगरी क्लास में। अपने YouTube चैनल मास्टरमाइंड बीपीएस में मैं वीरेंद्र प्रताप सिंह लेता हूँ आपसे विदा। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू।